एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट को मिलाते हुए दोनों की बैलेंस शीट से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी होती है, और आगे जाके हम देखेंगे कि कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना होता है। हम जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं, जिसके अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि दोनों के बैलेंस शीट्स को जब मिलाते हैं तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। वो एडजस्टमेंट्स थे कि अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं तो उनका कैलकुलेशन कैसे होगा, गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को एडजस्ट कैसे करते हैं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हम बैलेंस शीट में शो करने वाला कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये सारे 2 प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से रिलेटेड ही कुछ और ट्रांजेक्शन्स हमारे सामने आएंगे, जिनके बारे में हमें प्रॉपर्ली वहाँ पर एडजस्टमेंट करना होगा। उसमें हम बात करते हैं जिसे कहा जाता है इंटरकंपनी ट्रांजेक्शन्स की। इंटरकंपनी ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो जब तक सुधारी और सहायक कंपनी का जब हमारा रिलेशन नहीं था, या रिलेशन जो भी है, दोनों कंपनियों के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दोनों ही कंपनियां पहले से अननोन होंगी, दोनों ही कंपनियां एक दूसरे के साथ बहुत सारे लेन देन कर सकती है। तो जब ऐसे लेन देन होंगे, ऐसे ट्रांजेक्शन्स होंगे, तो डेफिनेटली दोनों के ही बैलेंस शीट में कुछ ऐसे आइटम्स होंगे जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ये आइटम्स कौन कौन से होंगे और इनका एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, उसको हम अभी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो पहला आइटम के रूप में हो सकता है कि एक कंपनी की बैलेंस शीट में डेटर्स हों और दूसरी कंपनी में क्रेडिटर्स हों। यानी अगर दोनों कंपनियां जो सेल है, जो परचेज़ है, वो अगर उधार करती हैं, चाहे वो मटेरियल का हो सकता है, चाहे सर्विसेज का हो सकता है, तो ऐसे में अगर परस्पर उधार क्रय विक्रय होता है या अगर उधार सेवाएं दी जाती है, तो दोनों के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन वहाँ पर एग्जिस्ट हो सकता है। अगर सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी को उधार दिया है तो सूत्रधारी कंपनी के यहाँ वो डेटर होगा और जिसको पे करना है उसके यहाँ क्रेडिटर होगा। ऐसे ही वाइसा वर्सा हो सकता है कि सूत्रधारी कंपनी को सहायक कंपनी से उधार मिल सकता है, तो ऐसे में सूत्रधारी कंपनी के यहाँ वो क्रेडिटर फॉर्म में होंगे और जो सहायक कंपनी है उसके यहाँ डेटर्स के फॉर्म में होंगे। तो जब दोनों की बैलेंस शीट में ऐसे आइटम्स होंगे तो एक साइड में एक बैलेंस शीट में वो डेटर्स के रूप में हैं और दूसरे क्रेडिटर्स के रूप में हैं। तो जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम एकीकृत चिट्ठा बनाते हैं, तो ऐसे में सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी में के चिट्ठे में यानी बैलेंस शीट में ऐसे जो आइटम्स दिखा रखे हैं वो दोनों ही साइड से हमें वहाँ पर से हटा देना होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि वाइल प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट सच म्यूचुअल आइटम्स ऑफ इंडेटनेट्स आर एलिमिनेटेड। डेटर्स यानी डेटर्स एक साइड से हटा देंगे और क्रेडिटर्स दूसरी साइड से हटा देंगे, तो इस तरह से ओवरऑल इम्पैक्ट इसका निल हो जाता है। इसी तरह से डेटर क्रेडिटर के बजाय लोन देना या एडवांस देना भी वहाँ पर एक ने लोन दिया या एडवांस मिला है, तो लोन्स एंड एडवांसेस के रूप में भी वहाँ पर कोई किसी को लोन दे सकता है। तो म्यूचुअली गिव या टेक हो सकता है लोन्स का। एक को ज़रूरत है तो दूसरे ने दे दिया है, तो लोन टू या लोन फ्रॉम या एडवांस टू या एडवांस फॉर्म के रूप में बैलेंस शीट में दोनों के ही यहाँ पर शो करता रहेगा ये चीज़। तो जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो ऐसे म्यूचुअल लोन्स या एडवांसेज हैं उनको भी यानी कैंसिल कर देते हैं या एलिमिनेट कर देते हैं फ्रॉम बोथ साइड, यानी असेट्स एंड लायबिलिटी साइड से। तीसरा जो टाइप हो सकता है हम वहाँ पे म्यूचुअल ट्रांजेक्शन्स का या इंटरकंपनी ट्रांजेक्शन्स का, वो होता है बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल्स का। यानी जब हम उधार खरीद बिक्री करते हैं तो ऐसे में या तो डेटर क्रेडिटर का रिलेशन बनेगा, या अगर हमने वहाँ पर बिल दे दिया है, तो जब बिल दे दिया है तो एक के यहाँ पर बिल्स पेएबल के रूप में हो सकता है, जिसको चुकाना है वो पेएबल के रूप में शो करेगा, और जिसके प्राप्त करना है उसके यहाँ पर वो रिसीवेबल के रूप में होगा। तो सूत्रधारी और सहायक कंपनी एक दूसरे के ऊपर ऐसे लिखे हुए जो बिल होते हैं, जो स्वीकार किए गए बिल हैं, लेकिन जिन्हें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फ़िलहाल जिन्हें नहीं भुनाया गया है या जिनका एंडोर्समेंट नहीं हुआ है,
तो ऐसे में ऐसी जो म्यूचुअल BR एंड BP होंगे उनको हमें यहाँ से हटाना होगा। इसमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरी है कि सपोज कीजिए कि जो होल्डिंग कंपनी ने है उसने सब्सिडरी कंपनी में 25,000 के बिल लिखे थे। अब लेकिन जैसे ही सब्सिडरी कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर दिया उसके बाद होल्डिंग कंपनी ने इनमें से 15,000 को तो बैंक से वहाँ से बुनवा लिया है। बैंक से हम जानते हैं कि बिल्स का क्या हो जाता है कि हम उनको इंडोर्स भी कर सकते हैं या उनका बैंक से उसका भुनवा भी ले सकते हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर म्यूचुअल डेट कितने होंगे, 10,000 के ही होंगे, क्योंकि 15,000 तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में होंगे। तो ऐसे में सारे कंपनी के यहाँ तो डेफिनेटली वो 25,000 के होंगे, लेकिन होल्डिंग कंपनी ने क्योंकि 15,000 को बैंक से इनकैश करा दिया है, इनको इंडोर्स करा दिया है, तो वहाँ पर वो 15,000 कंटिंजेंट लायबिलिटी और 10,000 बैलेंस शीट का आइटम होगा। तो जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो 10,000 रुपये को ही हम वहाँ दोनों साइड से कम करेंगे, हमें पूरा 25,000 वहाँ से माइनस नहीं करना है। तो डेटर क्रेडिटर में तो ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी, लोन टू या लोन फॉर्म में भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल वाला जो फॉर्मेट होता है उसमें हमें थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि अगर वहाँ इंडोर्स कर दिए गए हैं या बिल किसी भुनवा लिए गए हैं, तो ऐसे में दोनों तरफ से हटाते समय जो एक्चुअल में एग्जिस्टिंग है बिल की राशि उसे ही हमें म्यूचुअल मानते हुए हटाना होता है। इसी तरह से दोनों ही कंपनियां करंट अकाउंट के माध्यम से भी लेन देन कर सकती है, यानी दोनों ने अपने यहाँ पर एक दूसरे के यहाँ करंट अकाउंट खोल रखा होता है। तो अगर ऐसे इंटर कंपनी करंट अकाउंट्स है तो ऐसे में वहाँ पे भी जो करंट अकाउंट विद, जैसे सपोज कीजिए दो कंपनियाँ हैं A लिमिटेड और B लिमिटेड जो है वो A लिमिटेड की सब्सिडरी है, तो हो सकता है इस तरह से बैलेंस शीट में एक आइटम मिले कि करंट अकाउंट विद B लिमिटेड या A लिमिटेड या करंट अकाउंट विद A लिमिटेड या B लिमिटेड, इस तरह से मिले। तो ऐसे में सेम आइटम है, एक के यहाँ डेबिट बैलेंस होगा करंट अकाउंट का तो दूसरे के यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी एक असेट साइड में होगा और दूसरा लायबिलिटी साइड में होगा। तो ऐसे में हमें इसको भी हटा देना होगा। इसी तरह से म्यूचुअल डिबेंचर्स हो सकते हैं, यानी इंटर कंपनी डिबेंचर्स हो सकते हैं, यानी सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी के या सहायक कंपनी ने सूत्रधारी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर रखे हैं। तो वही सेम चीज़ है कि एक के यहाँ पे जिसने इशू किया है उसके यहाँ लायबिलिटी साइड में होगा और जिसने खरीद रखे हैं उसके यहाँ वो असेट साइड में होगा। तो ऐसे में ये जो म्यूचुअल डिबेंचर्स होते हैं, इंटर कंपनी डिबेंचर्स हैं, उनको भी हमें हटा देना होगा। अब यहाँ ज़रूर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है अगर उसके पार वैल्यू जो उसकी नॉमिनल वैल्यू है उससे कम या ज़्यादा है तो उस डिफरेंस को हमें या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व मानना पड़ेगा और गुडविल और कैपिटल रिजर्व में उसका हमें एडजस्टमेंट कर देना होगा। ठीक है, तो इस तरह से कैंसिलेशन करना होता है हमें इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स का। स्पेशली रिपीट कर रही हूँ कि डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल के फॉर्म में हो सकते हैं, म्यूचुअल लोन्स एंड एडवांसेस के रूप में हो सकते हैं, करंट अकाउंट्स के रूप में हो सकते हैं, कैश इन ट्रांजिट का मामला भी आ सकता है कि कई बार अगर कोई राशि में अंतर है, जब स्पेशली जब करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं इंटर कंपनी करंट अकाउंट्स में, तो अगर ये करंट अकाउंट्स में दोनों राशियों में अगर अंतर रहता है, करंट अकाउंट विद A करंट अकाउंट विद B, इस तरह से जब दोनों सेम आना चाहिए लेकिन अगर कोई डिफरेंस है तो उसे कैश इन ट्रांजिट मानते हुए जो हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी उसमें असेट साइड में लिख दिया जाएगा। बाकी डिबेंचर्स का भी हमें इसी तरह से एडजस्टमेंट करना होता है कि जो इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी डिबेंचर्स में उसके असेट साइड में है और जिस कंपनी ने इशू किया है उसका लायबिलिटी साइड में है, तो उन दोनों को हटा देना है और दोनों के बीच में जो डिफरेंस का है, अमाउंट का जो डिफरेंस है, इट मे कैन बी एडजस्टेड इन गुडविल और कैपिटल रिजर्व एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, तो इस तरह से अब कुछ आइटम और बचेंगे जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है अनरियलाइज प्रॉफिट, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच।